आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद टीसीएस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वेयर स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स बस एंडिंग इज नॉट देयर, दिस इज अ नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। आपसे बोल दिया जाए ओके टेल मी द एग्जांपल ऑफ क्यू, तो यहाँ बच्चे बोलते हैं सर लाइन लगी हुई है टिकट खरीदने के लिए, ठीक है, दैट इज अ क्यू। अरे रियल लाइफ एग्जांपल से अच्छा बेटा थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल दे दे। स्टैक बेसिकली अप्लाइड 3 ऑपरेशन पुश पॉप एंड डिस्प्ले। क्यू का एग्जांपल क्या है? क्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके मोबाइल की कॉलिंग मेमोरी को लेके जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्यू। पूछ लिया जाए क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर इंटरव्यू क्वेश्चंस की फ्री सीरीज में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद टीसीएस। ओके, तो बात करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जाते हैं टीसीएस में। टीसीएस की बड़ी खास बात है कि यहां पर इंटरव्यू बड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे लेवल ऑफ द क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे से क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये लास्ट ईयर के मतलब हर साल कहीं ना कहीं टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीपल पार्ट में इसको डिवाइड किया है, इस पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज को। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीसीएस में अक्सर पूछा गया और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। और आप समझिए, कभी भी इंटरव्यू में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास टाइम लिमिट बड़ी मायने रखती है, कि आपको पूरी रामायण नहीं सुनानी है वहां पे। ओके, प्रिस्क्राइब आंसर, मतलब यदि आपसे पूछा गया है डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, तो कोशिश करिए एक सिंगल लाइन में डेटा स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर को एक सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट टू स्टोर द डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन मेमोरी। कि डेटा स्ट्रक्चर वो तरीका है जिससे हम डेटा को डिफरेंट तरीके से मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। दैट्स इट। Data structure is a concept to store the data in different formats in memory. अब यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाए, okay, tell me the different format so that you can explain stack, queue, linked list, tree, ठीक है, these are the different array. तो these are the different format जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो data structure is nothing but the concept to store the data in memory. And there are different types by which you can store the data in memory, like we store the data in the form of stack, we store the data in the form of queue, we store the data in the form of circular queue, we store the data in the form of linked list, we store the data in the form of tree, ठीक है, these are the, we store the data in the form of hash table. So these are the different ways by which we store the data in memory. अलग अलग तरीके से मेमोरी में डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, दिस इज ऑल अबाउट द पेपर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कई बार एक छोटा सा बड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ लैंग्वेज, हार्डवेयर और अ कॉन्सेप्ट। तो डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर कोई हार्डवेयर नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे अगर आप C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, यदि आपने पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो यू नो वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, द कॉन्सेप्ट वो सजेस्ट द डिफरेंट फॉर्मेट टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी। और जब इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात आएगी, यदि सपोज मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टैक, यदि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्यू, यदि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर्कुलर क्यू, और यदि आपसे पूछ लिया गया क्योंकि टेल मी हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंट्स, इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो यहां पर यू नीड अ लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। यहां पर इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तभी तो हम बात करते हैं बच्चे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लेकिन यदि यहां पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द बेस्ट लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यदि मुझे इंप्लीमेंट करना है, सो विच इज द बेस्ट लैंग्वेज टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट, तो यहां पर जरूर आप बोल सकते हैं सी लैंग्वेज। अब देखिएगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में जब आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, सो यूजिंग सी लैंग्वेज, बिकॉज सी इज वन ऑफ द
most suitable language to understand the concept of data structure. Right? So this is what the introductory part, कि यदि आपसे introduction में पूछा गया what is data structure, which is the best language to choose the data structure, what is basically a data structure, it is hardware, software or a concept or a language. So simply you can say that it's a concept, it is not language. Okay, I hope you can understand. Okay, then next question यदि आपसे पूछ लिया गया, okay, tell me the types of data structure. One of the most important question again, types of data structure. मैंने आपको क्या बोला है, TCS बड़े धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता है. ठीक है, सबसे पहले वो आपको ये छांट लेगा कि बॉस आपका बिगिनिंग लेवल क्या है, उसके बाद वो स्टेप 2 पे हाई लेवल के क्वेश्चंस पे आएगा. अगर बिगिनिंग लेवल पे ही आपने आंसर नहीं दिए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से हम इंटरव्यू से टाटा बाय बाय हो जाएंगे. राइट, तो इसलिए बिगिनिंग मतलब बिल्कुल प्रिमिनल बिगिनिंग क्वेश्चन जिसके भी मैं बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि यदि आपसे पूछ लिया गया ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं. एक हम बोलते हैं द डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप. और आप देखिए मैं आपको बार बार आपसे बोल रहा हूं, जितना इंटरव्यू में पूछा जाए उतना ही आंसर दो, उसके आगे के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए रहने दो. बच्चों से जब पूछा जाता है ना व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो वो सारी कहानी उसी में बोलते हैं. डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर. अनदर डेटा स्ट्रक्चर टाइप इज स्टैटिक एंड डायनेमिक. अरे भैया तूने एक ही क्वेश्चन में तेरे 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए. उसने आपसे केवल डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछी थी, तो डेफिनेशन बता के चुप हो जाते. पूछने देते ना उसको अगला क्वेश्चन, ओके टेल मी द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. आपने अपने ही क्वेश्चंस को खुद ही खत्म कर लिया. तो इसीलिए बोला जाता है जितना पूछा जाए केवल उतने का ही जवाब दो, ताकि अगला क्वेश्चन भी मिले आपको. अगर एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर दे दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म ही हो गए ना. ये सबसे मेन माइंड गेम है इंटरव्यू. समझ बात को, पूरा माइंड गेम है कि आपको अपने माइंड से इंटरव्यू चलाना है. ओके, तो यदि आपसे पूछ लिया गया ओके टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, तो यहां पर हम बोलेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर. डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप, लीनियर एंड नॉन लीनियर. इसी का कोई और नाम है क्या? यस सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल. राइट, तो 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, और यू कैन से दैट सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. अब यदि अगला क्वेश्चन पूछे तो जवाब देना, इसी में आंसर मत दे देना. ठीक है, अगर वो पूछे ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो यहां पर अब आप बताइए कि सर जैसा हमने बात किया है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी, है ना. डेटा स्ट्रक्चर वो तरीका है जिससे आप डेटा को मेमोरी में सेव कर रहे हैं. तो 2 फॉर्मेट है कि या तो आप डेटा लीनियर फॉर्मेट में सेव करोगे या आप डेटा नॉन लीनियर फॉर्मेट में सेव करोगे. यदि आपका डेटा लीनियर फॉर्मेट में सेव हो रहा है, इसका मतलब है इट मेंटेन द सीक्वेंस लाइक स्टैक, अरे, क्यू, सर्कुलर क्यू, लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट. ये सारे एग्जांपल हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के. यदि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि जो भी डेटा आपका स्टोर हो रहा है दैट मेंटेन द सीक्वेंस. और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमें हमेशा पता होता है कि शुरुआत कहां से करनी है और एंड कहां पर होगा. यदि हम स्टैक की बात करें तो हमें पता है कि 0 से लेके एंड तक चलना है. ठीक है, मतलब जब भी आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाता है, टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 तक हमें चलना है. यदि हमें लिंक लिस्ट में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें स्टार्ट नोड से शुरू करना है और ऐसे नोड तक ट्रेवल करना है जिसका एड्रेस नल नहीं है. तो द डेटा स्ट्रक्चर इन विच स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड एंड दे मेंटेन द सीक्वेंस, कि जहां पर सीक्वेंस मेंटेन हो रही है. राइट, तो आप देखिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, लाइक अगर मैं स्टैक की बात करूं तो हमें पता है स्टैक कुछ इस तरीके से, अगर हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं अरे के थ्रू, तो हमें पता है 0 1 2 3 4 5 इट मेंटेन द सीक्वेंस. यदि हम लिंक लिस्ट की बात करें तो आपको पता है आपका पहला नोड है, देन ये आपका सेकंड नोड है, देन आपका थर्ड नोड है, देन ये आपका फोर्थ नोड है. ठीक है, और पहले नोड का नाम हमेशा क्या होता है? स्टार्ट. ठीक, और लास्ट नोड का एड्रेस हमेशा क्या होता है? नल. ठीक है, यदि आप इस पूरी सीरीज को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मेरा सबसे हाथ जोड़ से निवेदन है भाई साहब, पहले पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना, उसके बाद उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में आना. नहीं तो ये सारे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आने वाले आपको, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद का है. तो मेरी डेटा स्ट्रक्चर की फुल सीरीज अवेलेबल है डेटा फ्लेयर में. डेटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, डे 1 से लेके डे एंड तक हर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया है. तो पहले उस सीरीज को कंप्लीट करो, देन आफ्टर आप डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू क्वेश्चंस को समझ पाओगे.
ठीक है, तो ये देखिए अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यहां पर मुझे बताएं कि बॉस मेरा पहला डेटा स्टार्ट पे है और लास्ट ऐसा नोड है जिसका एड्रेस नल है, तो दिस इज व्हाट सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हमें पता है कि शुरुआत कहां से करनी है, एंड कहां पर होगा। यदि आप क्यू की भी बात करें तो ये क्यू होता है अपना, जहां पर हम इंसर्ट करते हैं रेयर एंड से, डिलीट करते हैं फ्रंट एंड से, लेकिन यहां भी तो हमें पता है ना कि बॉस मुझे रेयर से स्टार्ट करना है और एक एक करके आगे बढ़ना है, रेयर को आगे बढ़ाते जाना है। तो दिस ऑल डेटा स्ट्रक्चर इज हैविंग वन कॉमन थिंग एंड दैट इज व्हाट द सीक्वेंस। लेकिन यदि आपको याद हो तो एक डेटा स्ट्रक्चर आपने ऐसा भी पढ़ा है जहां पर आपको स्टार्टिंग तो पता है लेकिन एंडिंग कहां होगी ये हमें नहीं पता है, और वो डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, दैट इज अ ट्री। तो ट्री क्या है? इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हमें यह पता है कि मेरा पहला नोड 50 है, इसके लेफ्ट में 40 है, इसके लेफ्ट में 70, अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, इसके पास 65 है, इसके पास 80 है, ठीक है, यहां पर 30 है, यहां पर 45 है, यहां पे 47 है। तो अब आप मुझे बताएं, हमने ये पढ़ा है कि ट्री का जो सबसे पहला नोड होता है इसको हम बोलते हैं रूट नोड, ठीक है, लेकिन यहां एंडिंग कहां हो रही है? एंडिंग तो ये भी हो रही है, 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 ठीक है, और ये भी है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वेयर स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स बस एंडिंग इज नॉट देयर, दिस इज अ नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां सीक्वेंस नहीं है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बोलती है? हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। कि जब भी एक डेटा स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट टू स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन द मेमोरी बट विथ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन, मस्ट बी रिलेशन, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर हमेशा रिलेशन की बात करता है, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विथ अनदर डेटा। तो यहां पर आप देखिए रिलेशन है लेकिन इट्स अ नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि रिलेशन नॉन सीक्वेंशियल फॉर्मेट में है। ओके, यदि सपोज आपसे पूछ लिया जाए, ओके, एक क्या वेरिएबल डेट का मेमोरी एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है? मतलब यदि सपोज मैं 5 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, और यदि मैंने 5 का अरे लिया है तो मेमोरी तो दोनों एलोकेट करेंगे, लेकिन इनमें से डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? तो वी कैन से दैट अरे इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, नॉट द वेरिएबल। नाउ व्हाई नॉट द वेरिएबल आर द एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि अरे जब मेमोरी एलोकेट करता है तो ये डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को फॉलो करता है, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। तो अरे में रिलेशन कैसे होता है? तो आपको याद है अरे का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो यदि अरे का एक एड्रेस 2001 पे है तो 100% दूसरा 2003 पे होगा। अगर आपका अरे इंटीजर है और इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, 2003, 2005, 2007, तो ये एड्रेस का आपस में कनेक्ट होना, दैट इज सेज दैट इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हमेशा बोलता है रिलेशन मस्ट बी देयर, कि जब मल्टीपल डेटा मेमोरी में सेव हो रहे हैं तो दैट ऑल डेटा मस्ट रिलेटेड विद ईच अदर। लेकिन वेरिएबल किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं? वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरीके से होता है, अगर ए ने मेमोरी एलोकेट की है और अगर इसका एड्रेस 1012 है तो बी का एड्रेस कुछ 1619 होगा, सी का एड्रेस कुछ 7018 होगा, डी का एड्रेस कुछ 6135 होगा। मतलब दे ऑल आर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। तो समझ मेरे बच्चे, ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर मीन्स द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। कि जब मल्टीपल डेटा मेमोरी में सेव होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, दे ऑल मेंटेन द रिलेशन। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या हो सकता है? ग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हैश टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ। जैसे आप ग्राफ भी अगर बात करें तो आपने देखा होगा, ग्राफ पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ग्राफ का बताया है, जहां पर कुछ इस तरीके से आपका डेटा कनेक्ट होता है। देयर इज नो सीक्वेंस इन द डेटा, कोई रिलेशन नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है। आप मेरे ग्राफ के लेक्चर को देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बात करी, क्योंकि यहां तो हम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल अरे, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, क्यू, सर्कुलर क्यू। नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, दिस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। ठीक, अब आते हैं हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर,
ये तो बात करी बिल्कुल बिगिनिंग लेवल की, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंशियल नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन अब इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए, ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, ये जो नॉन स्टैटिक है बेसिकली दिस इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, राइट। स्टैटिक और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, आप देखिए स्टैटिक और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंस को समझने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी क्या होती है। स्टैटिक मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जहां पर डेटा ओवरफ्लो की कंडीशंस होती है। मतलब यदि आपने डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है और अगर ओवरफ्लो कंडीशन आ रही है, अरे याद कर अरे, याद कर क्यू, याद कर सर्कुलर क्यू, याद कर मल्टीपल स्टैक, डी क्यू, इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपको पता है तो यहां सब जगह ओवरफ्लो कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है, जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी डेटा जब कलेक्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है तो हमेशा उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो यदि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, यदि आपने इंप्लीमेंटेशन किया है एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लाइक अरे यूजिंग स्टैक यूजिंग अरे, अगर मैंने स्टैक को इंप्लीमेंट किया है स्टैक लेकिन यूजिंग अरे, यदि मैंने क्यू को इंप्लीमेंट किया है यूजिंग अरे, यदि मैंने सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट किया है यूजिंग अरे, तो जहां अरे आ गया वहां सिंपली स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आ गया। क्योंकि हमने पढ़ा है सी में जब भी अरे डिक्लेयर होता है तो इसकी अपनी एक साइज होती है। तो जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन यूजिंग अरे, तो दैट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। व्हाई? क्योंकि अरे इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक मेमोरी। क्योंकि अरे जब डिक्लेयर होता है तो अरे की अपनी एक साइज होती है, पढ़ा है हमने ये कॉन्सेप्ट, राइट। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब व्हेन वी इंप्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट विद एन अरे and where memory size is fixed and where overflow condition must be occur, कि जहां ओवरफ्लो कंडीशन आएगी, जहां मेमोरी साइज फिक्स्ड है और वो सब कुछ होता है अरे को यूज करके। तो इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन जब बात होती है ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जहां पे देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ मेमोरी, जहां पर मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट हो रही है, ठीक है, जहां डेटा सेव होने के पहले मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे हो रहा है, तो इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं जहां पर देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन एंड मेमोरी एलोकेट्स एट रन टाइम, सच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ये कहलाता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट याद करो आप, ठीक है, हमने पढ़ा है लिंक लिस्ट में कि दिस नोड्स आर क्रिएटेड एट द रन टाइम। ये जो नोड आप क्रिएट कर रहे हैं ये सब रन टाइम पे नोड क्रिएट होते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो फिर आपके पास चॉइस क्या है कि यदि आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्यू इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, तो इन सबको हम लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। पढ़ाया है मैंने आपको, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो यदि आपसे अब एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ओके स्टैक यूजिंग अरे और स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक यूजिंग अरे एंड स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट? तो सिंपल सा डिफरेंस है, व्हेन वी इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक यूजिंग अरे, यदि आप स्टैक यूजिंग अरे की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी ओवरफ्लो कंडीशन, देयर मस्ट बी ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये जवाब दिया कि when we implement stack using array there must be overflow condition, तो immediate अगला क्वेश्चन आ गया, okay tell me the overflow condition of stack। stack की overflow condition क्या होती है? तो मेरे बच्चे, मेरे राजा, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर का इंटरव्यू अपीयर होने जा रहे हैं तो ओवरफ्लो कंडीशन आपको स्टैक की, क्यू की, सर्कुलर क्यू की बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है? स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन होती है व्हेन टॉप रीच टू मैक्स साइज -1। दिस इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, कि ये स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन है।
कि यदि आपका टॉप मैक्स साइज -1 पे पहुंच गया तो दैट मीन स्टैक इज ओवरफ्लो। लेकिन ये कब होगा? जब आपका स्टैक इंप्लीमेंटेशन होगा यूजिंग अरे। यदि आप स्टैक को अरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी ओवरफ्लो कंडीशन एंड दैट इज एन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अगर इसी स्टैक को मैं इंप्लीमेंट करता हूं स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट तो देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन, कि जब हम स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन, क्योंकि वहां आपकी जो लिंक लिस्ट है वो स्टैक के रूल को फॉलो करती है। ठीक है, वहां पर आपकी लिंक लिस्ट जो है वो स्टैक के रूल को फॉलो करती है, तो देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक, आप जितना भी डेटा स्टोर करना चाहें नोड बनाते जाएं, डेटा स्टोर करते जाएं, नोड बनाते जाएं, डेटा स्टोर करते जाएं। So that is what the difference between static and dynamic data structure की जो भी हमने बात की कि static data structure क्या होता है और dynamic data structure क्या होता है, linear data structure, non-linear data structure, sequential data structure, non-sequential data structure, stack overflow condition। ये तो अभी खैर हम stack वाले टॉपिक में आएंगे तब फिर से डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि टेल मी मतलब डेटा स्ट्रक्चर को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हाउ मेनी वेज वी कैन इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कितने तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हालांकि अभी पिछले क्वेश्चंस में भी था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन 2 ways यूजिंग अरे। ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड इन 2 way यूजिंग अरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, फ्यूचर में कभी आप जावा पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे तो वहां पर आपको कलेक्शन एक टॉपिक मिलेगा। तो आप समझना, जब भी डेटा कलेक्ट होता है तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कि मान लो अगर मैंने डेटा कलेक्शन किया है तो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमेशा किसी भी कलेक्शन डेटा का या तो अरे होता है या लिंक लिस्ट होता है। यदि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है मतलब वो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन है, और अगर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है मतलब वो डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने स्टैक बनाया है, यदि आपसे उसने पूछ लिया ओके टेल मी, अब देखो आपको आंसर आते हुए भी आप कई बार जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी। यदि उसने पूछा हो कि आपने स्टैक का एग्जांपल उसको बताया कि सर दिस इज व्हाट स्टैक आई क्रिएटेड, उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया ओके टेल मी व्हाट इज द बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टैक। तो अब आप यहां पर यह देखिए कि आपने अपनी कोडिंग में स्टैक को इंप्लीमेंट किया है अरे को यूज करके या लिंक लिस्ट को यूज करके। यदि आपने स्टैक का इंप्लीमेंटेशन किया है अरे को यूज करके तो सिंपल सा आपका जवाब है सर द बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर इज अरे। और यदि आपने स्टैक को इंप्लीमेंट किया है लिंक लिस्ट को यूज करके तो सिंपल सा आपका जवाब है सर हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है। तो हमेशा जब भी कोई इंप्लीमेंटेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर का तो कोई ना कोई बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर केवल 2 तरीके से इंप्लीमेंट होता है, यूजिंग अरे और यूजिंग लिंक लिस्ट। गॉट द कॉन्सेप्ट? पढ़ा है हमने। आप देखो शुरुआत हमने करी थी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर से, देन हम आए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पे। ठीक, अब यहां पर हम आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड। अब एक एक करके हम टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले स्टैक, मतलब अभी हम बात करते हैं स्टैक की, क्यू की। ठीक है, अब आते हैं द क्वेश्चन जो स्टैक से रिलेटेड अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला व्हाट इज एन स्टैक? स्टैक क्या है? तो हम क्या बोलते हैं? स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट। Stack is an order list in which element is to be inserted and deleted from the one end. ठीक है, stack is an order list in which element is to be inserted and deleted from the one end, that is called top end. Stack एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से होता है, और जिस एंड से एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट होते हैं इसको कहते हैं टॉप एंड। तो अगर आपसे पूछा जाए ओके व्हाट इज टॉप इन स्टैक, तो टॉप इज द एंड फ्रॉम वेयर वी इंसर्ट और डिलीट द एलिमेंट। लेकिन जब हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो नेवर यूज द वर्ड इंसर्ट। हम ये बोलते हैं व्हेन वी इंसर्ट द एलिमेंट इन स्टैक दैट इज कॉल्ड पुश, एंड व्हेन वी डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक दैट इज कॉल्ड पॉप। जब आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो यदि आपसे पूछ लिया जाए ओके हाउ मेनी ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन स्टैक, तो हम बोलेंगे पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। स्टैक पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। पुश का मतलब होता है इंटर द एलिमेंट इन स्टैक, पॉप का मतलब होता है रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, एंड डिस्प्ले का मतलब होता है टू व्यू द एलिमेंट ऑफ स्टैक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ द स्टैक? व्हाट इज द एम्प्टी कंडीशन ऑफ द स्टैक? राइट, तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन होती है, ठीक है, अगर हम स्टैक की बात करें
तो स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन होती है व्हेन टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1। ध्यान से सुनना, स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन होती है व्हेन टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1। जब आपका टॉप मैक्स साइज -1 पे पहुंचता है तो दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक। स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन होती है व्हेन टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1। ठीक है, व्हाट इज द एम्प्टी कंडीशन ऑफ स्टैक? यदि आपसे पूछा जाए स्टैक एम्प्टी कंडीशन क्या होगी, कब स्टैक आपका खाली होगा? स्टैक एम्प्टी कंडीशन होती है व्हेन टॉप इक्वल्स टू -1। जब टॉप -1 पे होता है तो ये स्टैक एम्प्टी कंडीशन होती है। व्हाट इज द एम्प्टी कंडीशन ऑफ स्टैक? व्हेन टॉप इक्वल टू -1। जब आपका टॉप -1 पे है तो स्टैक एम्प्टी है, जब टॉप मैक्स साइज -1 पे तो स्टैक ओवरफ्लो है। दिस इज सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि मान लो आपने एक स्टैक इंप्लीमेंट किया है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है। ठीक है, आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, और यदि मान लो मैंने स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया आफ्टर पुश दिस 6 एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट ये वाला एलिमेंट पॉप होगा आपका। ठीक है, क्योंकि स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड, दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। स्टैक इज अ लीफो लिस्ट, पढ़ा है हमने, स्टैक इज अ लीफो लिस्ट। यदि आपसे पूछा जाए स्टैक का रूल क्या है, तो हम बोलेंगे स्टैक इज अ लीफो लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्टेड लास्ट इज टू बी डिलीटेड फर्स्ट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि मान लो आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, और यदि मान लो स्टैक से मैंने एक एलिमेंट पॉप किया 60, तो क्या ये परमानेंटली मेमोरी से रिमूव हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन जब देखेंगे तब भी मैंने ये बात की है कि यदि आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है और अगर आप स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अगर आपने किसी एलिमेंट को पॉप किया, सो दैट एलिमेंट इज नॉट परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड अरे है, और अरे से कभी भी एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते हम, राइट? तो फिर क्या होता है? तो होता यह है कि केवल आपका जो टॉप है वो एक से नीचे आ जाता है, और जब आप नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो नया एलिमेंट आपके पुराने एलिमेंट को ओवरराइट कर देता है, बट इट इज नॉट परमानेंटली रिमूव। तो फिर स्टैक से एलिमेंट परमानेंटली रिमूव कब होगा? जब आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अरे वर्सेस लिंक लिस्ट, कि जब अरे की बात हम करते हैं तो ना इसमें एलिमेंट परमानेंटली, ना हम बीच में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं ना परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अरे की साइज फिक्स होती है, लेकिन लिंक लिस्ट अगर आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है, यदि आपने स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया है यूजिंग लिंक लिस्ट, सो दैट अगर वहां पर आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे, पॉप करेंगे, सो दैट नोड इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, और समझना पड़ेगा बच्चे यदि टीसीएस, और ये ध्यान रखना है, इट इज नॉट कंपलसरी कि क्वेश्चन अगर टीसीएस ने पूछे तो आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल नहीं पूछेगा। क्वेश्चन तो वही है ना, लेकिन हम बात टीसीएस की कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गूगल में भी पूछे गए, माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछे गए, आईबीएम में भी पूछे गए, इन्फोसिस में भी पूछे गए। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी कंपनीज का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। सबसे ज्यादा अगर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज अ बिगिनर, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इस कॉन्सेप्ट को घोट के पी जाओ बेटा, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है सब। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन के पहले पूरी सीरीज पढ़ लो डेटा स्ट्रक्चर की, ऑलमोस्ट 130-140 वीडियोज हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, तो जस्ट गो थ्रू विद दैट एंड देन आफ्टर आप इस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आएंगे तो चीजें ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पे डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो अब यदि आपसे पूछा जाए द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टेल मी द एग्जांपल ऑफ स्टैक। स्टैक एग्जांपल क्या है? तो अब देखिए, जब ये एग्जांपल की बात होती है ना, तो एक बड़ा फनी कॉन्सेप्ट होता है। यदि मान लो आपसे पूछा हो कि टेल मी द एग्जांपल ऑफ स्टैक, तो 99% बच्चे गलती क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल बिल्कुल बताओ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जब पूछा जाए, जैसे यदि आपसे पूछा जाए ओके टेल मी द एग्जांपल ऑफ स्टैक, ठीक, तो आपने क्या बोल दिया? सर वो प्लेट्स रखी होती हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो प्लेट सबसे ऊपर है वो सबसे पहले निकाली जाती है। बिस्किट का पैकेट, अरे ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा। अगर उसने पलट के आपसे पूछ लिया कि बेटा आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या बिस्किट के पैकेट बनाने के लिए की है क्या, या आपने प्लेट जमाने के लिए की है,
तो फिर बड़ा ऑड सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करो कि यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं तो टेक्निकल एग्जाम्पल दो, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ बच्चे को पता है। वो अगर आपसे पूछेगा ओके टेल मी द टेक्निकल एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, तो अब आपको बताना है देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल। फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, रिकर्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, मेमोरी ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। कि सी लैंग्वेज में जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो स्टैक के फॉर्मेट में करते हैं। फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। कैसे है फंक्शन स्टैक का एग्जाम्पल? और समझ, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो यदि सपोज मैं आपसे पूछता हूं ये मेन में आपने कॉल किया एबीसी में हमने कॉल किया एक फंक्शन XYZ, ठीक है। XYZ में मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया, मान लो PQR, समझना ध्यान से। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन है यहाँ पे? एक मेन, दूसरा ABC, तीसरा XYZ और चौथा ये PQR। सपोज ये PQR यहां डिफाइन कर देता हूं, ये 4। तो जब इनका एग्जीक्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा? तो अरे बना दे यहां पर एक स्टैक, देख जरा ये स्टैक बना दिया, ठीक है। जैसे ही स्टैक बनाया सबसे पहला फंक्शन कौन सा आएगा स्टैक में? मेन के बाद सेकंड फंक्शन कौन सा आएगा? ABC के बाद प्रोग्राम कहां गया? XYZ के बाद प्रोग्राम कहां गया? PQR। अरे देख अब सबसे पहले किससे बाहर आएगा? PQR, देन XYZ, देन ABC एंड देन मेन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले प्रोग्राम मेन में आया लेकिन सबसे लास्ट में मेन से बाहर निकला, सबसे लास्ट में PQR पे आया लेकिन सबसे पहले PQR से बाहर निकला। तो फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। और रिकर्शन क्या होते हैं? व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, तो अगेन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से एग्जाम्पल है? तो यदि मान लो मैं आपसे सी में क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना, यदि मैंने आपसे पूछा इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 95, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज d, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? अब आते तो बोलेंगे सर ये एरर है, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। परसेंटेज d के साथ वेरिएबल का नाम तो लिखो आप कि कौन सा वाला वेरिएबल प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जनरली हम लिखते हैं परसेंटेज d कॉमा a या परसेंटेज d कॉमा b या परसेंटेज d कॉमा c, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? देयर इज नो एरर, इसका आउटपुट आएगा 95। अब 95 कैसे? तो आप देखो ये है स्टैक, कि जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं तो सबसे पहले a आया 5 के साथ, b आया 10 के साथ, c आया 95 के साथ। जब मैंने कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं लिखा तो उसने स्टैक के रूल के हिसाब से C को पॉप कर दिया और आपको आउटपुट दे दिया 95। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। तो ये बताओ उसको, बिस्किट का पैकेट मत बताओ। टेक्निकल एग्जाम्पल जब आप उसको दोगे तब जाके वो थोड़ी वैल्यू करेगा आपकी कि हाँ यार ये बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, इसको पता है कि स्टैक कहां इंप्लीमेंट हुआ है। रिकर्शन, फंक्शन, मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल, मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर मेनू देखते हैं, आप देखिए मान लो ये फाइल है, फाइल में एक मेनू आया, मेनू का सब मेनू आया, फिर उस सब मेनू में फिर एक सब मेनू आया। इस तरीके से आपने देखा होगा मेनू के अंदर मेनू। आप कभी जाइए और यहां से कर्सर लेके कर्सर को हटा दीजिए, तो सबसे पहले ये इसको क्लोज करेगा, फिर इसको क्लोज करेगा, फिर इसको क्लोज करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। ये बताइए उसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं स्टैक का कॉन्सेप्ट। स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, स्टैक अंडरफ्लो एम्प्टी कंडीशन क्या होती है, स्टैक पे कितने ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैक बेसिकली अप्लाइड 3 ऑपरेशन, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए ओके टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू, कि क्यू क्या होता है, व्हाट इज अ क्यू? क्यू क्या है? तो हम बोलते हैं क्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, या यू कैन से दैट क्यू इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड। ठीक है, क्यू में पढ़ा है हमने कि क्यू में जब एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट होता है तो 2 अलग अलग एंड से होता है। जिस एंड से एलिमेंट इंसर्ट होता है वो रेयर कहलाता है, और जिस एंड से एलिमेंट डिलीट करते हैं वो फ्रंट कहलाता है।
This is what the queue. Simple definition of queue. How many operation we perform in a queue? 3 operation. Which 3 operation? Insert, delete and display. कि जब queue पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो वो 3 ऑपरेशन होते हैं, insert, delete और display. Insert means to enter the element in queue is called insert. To remove the element from queue is called delete. And to view the element of queue is called display. क्यू को कितने तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? अरे 2 तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है. क्यू यूजिंग अरे एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट. यदि आप क्यू को अरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. यदि आप क्यू को लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. सो क्यू इंप्लीमेंटेशन 2 तरीके से पॉसिबल है. गॉट इट? ठीक है. यदि आपसे बोल दिया जाए ओके टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ क्यू, तो यहां बच्चे बोलते हैं सर लाइन लगी हुई है टिकट खरीदने के लिए. ठीक है, दैट इज अ क्यू. अरे रियल लाइफ एग्जाम्पल से अच्छा बेटा थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम्पल दे दे. तो क्यू का टेक्निकल एग्जाम्पल क्या होगा? क्योंकि क्यू जिस रूल को यूज करता है, अच्छा अगर आपने उससे पूछ लिया क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा. ठीक है. लीफो और फीफो में क्या डिफरेंस है? लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा. फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. क्यू का एग्जाम्पल क्या है? क्यू का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके मोबाइल की कॉलिंग मेमोरी. यदि मान लो मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, ठीक है, और उस नए मोबाइल में जो कॉलिंग मेमोरी है, मान लो उसकी कैपेसिटी है 50 कॉल की. ठीक है, 50 कॉलिंग कैपेसिटी है. मतलब पहला कॉल आया आपका, वो मेमोरी में आ गया. दूसरा कॉल आया राजेश का, वो मेमोरी में आ गया. तीसरा कॉल आया महेश का, वो मेमोरी में आ गया. राइट. तो जैसे जैसे ये कॉल आते जाएंगे, ठीक, सबसे पहला कॉल है सपोज मोनू का, ठीक, फिर राजेश का, फिर ये. अगर कैपेसिटी 50 है तो मेरे बच्चे क्या होगा? जब 50th नंबर का कॉल आएगा तो सबसे पहला अपने आप बाहर निकल जाएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दिस इज व्हाट क्यू इंप्लीमेंटेशन. तो जब मोबाइल मेमोरी एलोकेशन की प्रोग्रामिंग की गई तो मेमोरी में क्यू का कॉन्सेप्ट रखा गया. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ क्यू. कि जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर इंटरनेट एप्लीकेशन काम करती हैं तो सर्वर हमेशा क्यू मेंटेन करता है. ठीक है, कि जो सबसे पहले आएगा, जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है, सर्वर उसी को सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है उसी को सबसे पहले सर्व करना है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मोबाइल मेमोरी एलोकेशन, अरे ये बताइए टिकट लाइन में लगे हुए हैं. अरे ये एग्जांपल बच्चों जैसे हैं, रियल एग्जांपल आपके समझने के लिए हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं है. इंटरव्यूअर ऑलवेज एक्सपेक्ट द प्रैक्टिकल एग्जांपल. इंटरव्यूअर आपसे चाहता है कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं. जैसे स्टैक के आपने बता दिया अगर फंक्शन रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, दे एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ आंसर. रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा. ठीक है, तो समझने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल बेस्ट है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है. तो आई होप आपको ये क्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. राइट. अब क्यू को लेके जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्यू. क्यू की क्या लिमिटेशन है? ठीक है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्यू. ठीक. और यहां पर जब ये क्वेश्चन आप बताओगे कि क्यू की लिमिटेशन क्या है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा ओके हाउ टू ओवरकम विद दिस लिमिटेशन. तो वहां रोल प्ले करेगा सर्कुलर क्यू. तो अब देखिए क्यू की लिमिटेशन मैंने जब क्यू पढ़ाया था तब भी बताई थी, लेकिन इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो सुन लीजिए. कि जब हम क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम रेयर को आगे बढ़ाते हैं. मान लो ये आपकी पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये है आपका मैक्स साइज. ये है आपकी मैक्स साइज. बाकायदा डायग्राम बना के समझाइए उसको. ठीक है, सिलेक्शन हमें लेना है, इसलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए वहां पे, तब जाके बात बनेगी. राइट. तो ये पूरा डायग्राम बनाइए. बिल्कुल बोल दीजिए सर मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना चाहता हूं या चाहती हूं. बिल्कुल उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. तो बिल्कुल समझाइए कि सर जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो रेयर एक एक से आगे बढ़ता है. रेयर आया 0 पे, एलिमेंट 10 एंटर हो गया. 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है, ये 100. तो अभी मेरा रेयर कहां है? मैक्स साइज -1 पे. तो यदि आपसे पूछ लिया जाए क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन होती है व्हेन रेयर इक्वल टू मैक्स साइज -1. दिस इज व्हाट द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ क्यू.
कि Q ओवरफ्लो कंडीशन होती है व्हेन रेयर रिचेस टू मैक्साइज -1, ये Q की ओवरफ्लो कंडीशन है। और अगर ये Q की ओवरफ्लो कंडीशन है तो बेटा ओवरफ्लो हो गया ना, देख तेरा रेयर मैक्साइज -1 पे पहुंच गया। अब एलिमेंट डिलीट करते हैं। जब एलिमेंट आप डिलीट करोगे तो 10 बाहर निकला, 20, 30, 40 और ये काम हो रहा है फ्रंट से। तो 3 एलिमेंट को डिलीट करके आपका फ्रंट जो है वो यहां पर आ गया, या आपका फ्रंट यहां पर है। तो मेरे राजा आप 4 एलिमेंट डिलीट कर चुके हो ना। जब 4 एलिमेंट आप डिलीट कर चुके, नो डाउट ये परमानेंट मेमोरी से नहीं जाएंगे, पर मैं इनको हटा देता हूं, तो अब तो क्यू में जगह है ना। अब मैं अगर नया एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊंगा तो कंडीशन तो ओवरफ्लो वाली अभी भी ट्रू है, रेयर इक्वल टू मैक्साइज -1 दिए, देख तेरा रेयर तो अभी भी मैक्साइज -1 पे रखा हुआ है ना। तो ये ड्रॉबैक है कि आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम क्यू देयर इज नो ऑप्शन टू इंसर्ट अनदर एलिमेंट इन द रिमूव्ड पोजीशन। क्योंकि रिमूव करने के बाद भी, मतलब कहने का ये, अगर आपसे पूछा जाए क्यू की लिमिटेशन क्या है तो आपको सीधा सीधा आंसर ये देना है, सर जब ओवरफ्लो क्यू में से हम कुछ एलिमेंट रिमूव करते हैं बट आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट स्टिल आई विल गॉट अ मैसेज क्यू इज ओवरफ्लो। ठीक है कि अगर एक क्यू ओवरफ्लो हो गया है, इफ क्यू इज एन ओवरफ्लो देन इट इज ओके कि क्यू ओवरफ्लो का मैसेज आ रहा है, बट आफ्टर रिमूविंग सम एलिमेंट स्टिल आई विल गेट द मैसेज क्यू इज ओवरफ्लो। अब अगर वो पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो बताइए कि सर 4 एलिमेंट डिलीट करने के बाद भी रेयर तो अपनी पोजीशन सेम ही रखा हुआ है ना, क्योंकि डिलीशन और इंसर्शन 2 अलग अलग एंड से हो रहे हैं। यदि उसने पूछ लिया अच्छा ऐसा स्टैक में क्यों नहीं हुआ, वहां भी तो आपने रिमूव किया है, पॉप किया है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए सर वहां एक ही पॉइंटर काम कर रहा है, टॉप, क्योंकि टॉप ही इंक्रीज होता है, टॉप ही डिक्रीज होता है। यहां 2 अलग अलग पॉइंटर काम कर रहे हैं, रेयर और फ्रंट, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज ऑकर। तो ये बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े धमाके करेंगे जब आप इंटरव्यू में इनके आंसर दोगे। आप बात समझ में आ रही है? तो हमेशा अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमेशा ये सोचो कंपनी आपको क्यों लेके जाएगी, क्यों टीसीएस आपको लेके जाएगी, क्या डिफरेंस है आप में। जब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करोगे, और अभी तो ये शुरुआत है, तो बहुत बिगिनिंग है, अभी तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने पार्ट 1 नाम दिया है अभी इसको। अब यदि आपसे पूछा जाए ओके क्यू की तो लिमिटेशन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है सर क्यू को घुमा दो, और जब क्यू घूम जाएगा तो ये बन जाएगा सर्कुलर क्यू। और सर्कुलर क्यू क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्यू का यही डिसएडवांटेज है। तो सर्कुलर क्यू का इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं, तो सर्कुलर क्यू क्या करता है, आपके क्यू की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इनको बहुत अच्छे से समझिए और पहले पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आइए, ठीक। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां तक अभी हमने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के कॉन्सेप्ट की बात की है, स्टैक को लेके, क्यू को लेके, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इससे बेस्ट और इससे कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे, थोड़ा सा स्टेप और एक आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फिर से डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू क्वेश्चंस की। बट तब तक बने रहिए सीरीज में और एंजॉय करिए सीरीज को और प्रिपेयर करिए सीरीज को, क्योंकि टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ साथ अभी मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं। तो बस बने रहिए और यदि कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क अस, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात इसी इंटरव्यू क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज में, डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन टीसीएस पार्ट 2 में, जहां पर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, सर्कुलर लिंक लिस्ट के, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बाइनरी ट्री, सर्च ट्री, ग्राफ, सारी बातें करेंगे। बस बने रहिए कोर्स में और समझते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बार बार हमेशा बोलता हूं प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस को, ताकि साथ में दोस्त भी जाएगा टीसीएस में तो बड़ा मजा आएगा। जब कैंटीन में सारे दोस्त मिलके चाय पिएंगे तो दोस्तों को भी ले जाइए और साथ में खुद भी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।